वेलकम टू स्टडी अड्डा दिल्ली। स्टडी अड्डा दिल्ली पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज है 15 मार्च से जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर है, नो डाउट इस वीडियो में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो अभी करंट अफेयर न्यूज है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो करंट अफेयर के जो एग्जाम व्यूज से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन स्टेट और सेंटर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए इनको आप अच्छे से नोट डाउन करें। वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखें ताकि आपका कोई भी करंट अफेयर मिस ना हो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अब दोस्तों 2023 की विश्व मुक्केबाजी ब्रांड एम्बेसडर चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने दोस्तों? एमएस मैरीकॉम और फरहान अख्तर, ये दोनों दोस्तों इसके ब्रांड बने हैं। तो उपयुक्त दोनों हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी राइट आंसर। मैरीकॉम और फरहान अख्तर ये दोनों दोस्तों विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। मैं आपको इनकी पिक्चर दिखाता हूं। ये दोस्तों मैरीकॉम, ठीक है, ये मैरीकॉम, इनको दोस्तों इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं। और फरहान अख्तर कौन से दोस्तों? इनको भी दोस्तों इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट, ये इसके बारे में डिटेल में बताता हूं कि नई दिल्ली में दोस्तों इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, 15 मार्च से 26 मार्च तक इस मुक्केबाजी का आयोजन होने वाला है। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा। महिंद्रा को भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने इस प्रतियोगिता का टाइटल प्रायोजक स्पॉन्सरशिप कंपनी बनाई है महिंद्रा को। ठीक है, जबकि एमएस मैरीकॉम और बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इतिहास में तीसरी बार है दोस्तों कि भारत मेजबान देश के रूप में सेवा कर रहा है। ठीक है, इतिहास में ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। मैरीकॉम और बॉलीवुड सुपरस्टार फरहान अख्तर की उपस्थिति से महिला मुक्केबाजी की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और इनकी स्पॉन्सरशिप कंपनी कौन सी दोस्तों? महिंद्रा इसकी स्पॉन्सरशिप कंपनी है। नेक्स्ट, तो इसके बारे में हमारा इतने इंपोर्टेंट हो गए। और ये कहां पे मुक्केबाजी होगी? इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां कब से कब होगी? 15 मार्च से 26 मार्च के बीच में ये इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा कितने वर्ष से अधिक उम्र के अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? अब दोस्तों जो अनुभवी कलाकार हैं, ठीक है, जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, ऐसे कलाकारों को दोस्तों कौन? संस्कृति मंत्रालय पेंशन और आर्थिक सहयोग देगा। ठीक है, सांस्कृतिक मंत्रालय देगा। अब इसके बारे में आपको डिटेल में दे देता हूं। ये दोस्तों हमारे संस्कृति मंत्री और इनके द्वारा ये घोषणा की गई है। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं कि संस्कृति मंत्रालय ने 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के देश के अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, इस योजना का क्या नाम रखा? वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता। पूर्व में कलाकारों के लिए पेंशन और चिकित्सा सहायता की लिए भी एक योजना है। ठीक है, अब कलाकारों को इसका नाम एक मासिक कलाकार पेंशन के रूप में योजना संचालित करता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में G20 फूल उत्सव कहां शुरू हुआ है? अब दोस्तों G20 फूल उत्सव कहां शुरू हुआ है? ये दोस्तों आपके नई दिल्ली के अंदर शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर। नई दिल्ली के अंदर G20 फूल उत्सव की शुरुआत हुई है। इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं। यह है दोस्तों G20 फूल उत्सव। इसमें अनेक प्रकार के फूल पाए जाते हैं
और ये नई दिल्ली के अंदर ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। दिल्ली के कनॉट प्लाजा में दोस्तों 11 मार्च से एक फूल महोत्सव की मेजबानी करेगा। ठीक है, इसका उद्देश्य है G20 प्रतिभागियों और आमंत्रित राष्ट्रों के विविधताओं पर जोर देना। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री दोस्तों हमारे भूपेंद्र यादव ने दोस्तों सेंट्रल पार्क में आयोजित हो रहे इस महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली के पालिका परिषद द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ये कनॉट पैलेस में है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पे कौन कौन सारे जापान, सिंगापुर, नीदरलैंड भाग लेने वाले G20 देशों में शामिल है। उत्सव का उद्देश्य है G20 सदस्यों और अतिथि देशों की जीवंतता और रंगीन प्रदर्शन को प्रदर्शित करना है। ठीक है, ये दोस्तों दिल्ली के अंदर आयोजित किया जा रहा है 11 मार्च से। नेक्स्ट, हाल ही में नितिन गडकरी ने कहां पर मैथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण किया है। अब पहली बसों का अनावरण कहां पे किया है इन्होंने दोस्तों? हमारे केंद्रीय मंत्री, पर्यटन मंत्री, ये कौन है दोस्तों? ट्रांसपोर्ट मंत्री कौन है दोस्तों हमारे? वो है दोस्तों नितिन गडकरी। इन्होंने दोस्तों इसका उद्घाटन किया। कहां पे किया? बेंगलुरु के अंदर। ये इस टाइप की बसें हैं, अशोक लीलैंड की बसें हैं और इनका उद्घाटन हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया। यह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इनको हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, यह मेथनॉल से चलने वाली ट्रक होगी। ठीक है, बसों का उद्घाटन किया, मेथनॉल से चलने वाली बसें होगी। इसके बारे में आपको बता देता हूं डिटेल में। बेंगलोर में पहली मेथनॉल बसों का संचालित बसों का अनावरण केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया। ठीक है, बेंगलोर पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन BMTC, ठीक है, नीति आयोग, इंडियन ऑयल और अशोक लेलैंड ने दोस्तों इस पहल को पूरा करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है प्रदूषण स्तर को कम करना। जितने भी प्रदूषण के कारक हैं उनको कम करने के लिए इसका मेथनॉल का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी जो अब वंदे भारत का संचालन करेगी? अब दोस्तों एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी जो अब वंदे भारत ट्रेन का भी संचालन करेगी? वो है दोस्तों कौन है? सुरेखा यादव। सुरेखा यादव है जिन्होंने दोस्तों भारत की पहली, एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है जो अब वंदे भारत ट्रेन का भी संचालन करेगी। ये है दोस्तों सुरेखा यादव। ठीक है, ये सुरेखा यादव जो पहली लोको पायलट बनी भारत की। ठीक है, अब ये दोस्तों वंदे भारत ट्रेन का भी संचालन कर रही है। अब दोस्तों इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं। वंदे भारत एक्सप्रेस को अब एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव चला रही है। ठीक है, ये सोलापुर से महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनल तक वंदे यादव ने वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई है। महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली है सुरेखा यादव। ठीक है, इन्होंने 1988 में देश की पहली महिला ट्रेन बनाई थी, ट्रेन ड्राइवर बनी थी। ठीक है, 1988 के अंदर दोस्तों ये देश की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बन गई थी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। जब हम बात करते हैं 1988 की तो उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो भी सुरेखा यादव इस फील्ड में थी, तो बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों कि 1988 के अंदर देश की पहली, एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव जी को हमारा सलाम। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के लिए 11,08,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? 11,08,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। किस राज्य के लिए किया है दोस्तों भारत सरकार ने? ये दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य के लिए ये बजट पेश किया है। हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोस्तों इस बजट को पेश किया है। ये निर्मला सीतारमण है। और दोस्तों मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा।
ठीक है। और दोस्तों ये बजट किसने पेश किया है? हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट पेश किया है। जम्मू कश्मीर की कायाकल्प करने के लिए ये बजट पेश किया गया है। इस बजट के बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दोस्तों अगले वित्त वर्ष के लिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए, ठीक है, 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। ठीक है, 1,18,500 करोड़ का बजट पेश किया है। वित्त वर्ष के लिए कुल बजट का अनुमान है दोस्तों 1,18,500 करोड़ रुपए, जिसमें विकास व्यय ये रहेगी और बजट पूंजी घपट काफी वृद्धि हुई है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में महाराष्ट्र के किस शहर में भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू हुई है? अब दोस्तों वहां की राज्य सरकार ने, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस शहर में भिखारी मुक्त नामक एक नई पहल शुरू की, जिसमें दोस्तों वहां के जितने भी भिखारी हैं उनको स्वरोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, ये किस शहर के दोस्तों? नागपुर, संतरों का शहर नागपुर, ये संतरों के लिए फेमस है। और दोस्तों वैसे ही आरएसएस का हेडक्वार्टर है यहाँ नागपुर के अंदर, इसलिए भी फेमस है। और दोस्तों हमारे केंद्रीय ट्रांसपोर्ट और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी नागपुर है। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं। ये दोस्तों भिखारी मुक्त नागपुर को बनाया जाएगा, इस टाइप का है। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि महाराष्ट्र के नागपुर में भिखारी मुक्त शहर के रूप में जाना जाने के लिए एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, ठीक है, पुलिस आयुक्त कौन है? अमितेश कुमार ने घोषणा की। इस संबंध में सीआरपीसी की अधिसूचना 144 जारी की गई है। ठीक से, ठीक से। नागपुर नगर निगम एनएमसीसी के सामाजिक कल्याण प्रभाग नागपुर सिटी पुलिस के प्रयासों में भागीदारी है। बगैर लोगों को अपने आश्रयों में समायोजित करने के लिए ये विशेष प्रावधान किया गया है, जिसके तहत दोस्तों ये नागपुर शहर का कल्याण किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? अब दोस्तों बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये जीती किसने है? ये दोस्तों एक फॉर्मूला 1 रेस है, इसने दोस्तों जीती है मैक्स वेटरपन ने ये जीती है। ठीक है, इसका मैं बताता हूँ, ये है दोस्तों मैक्स वेटरपन, इन्होंने दोस्तों ये फॉर्मूला 1 जीती है। ठीक है, और ये है इनकी कार। ठीक है, इसी की तरह दोस्तों इन्होंने पहली रेस में ही ये रेस जीत ली है। ठीक है, इसके बारे में आपको पूरा बोलता हूँ। मैक्स वेरस्टैपन ने सत्र की शुरुआती बहरीन ग्रैंड प्रिक्स में पोल पोजीशन में से जीत दर्ज की है और लगभग पूरी रेस में शीर्ष में रहे। ठीक है, ये पहली बार था जब उन्होंने बहरीन में जीत हासिल की थी और पहली बार में उन्होंने फॉर्मूला 1 के शुरुआती मैच में जीत हासिल की। रेड बुल ने सर्जिया परेज के दोस्तों दूसरे स्थान पर रहते हुए 1-2 से जीत दर्ज की, जबकि 41 वर्षीय फर्नो अल्सो ने दोस्तों एस्टन मार्टिन के लिए भी शानदार रेस डेब्यू करते हुए अपने कैरियर का 99वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट, अब दोस्तों एम स्टपन रेड बुल के ड्राइवर है, ये कहाँ के? बेल्जियम डच के हैं। एम एच परेज रेड बुल के ड्राइवर है, ये मैक्सिको के हैं दोस्तों। और एल अल्फोज एस्टन मार्टिन ये दोस्तों स्पेन के हैं। एस्टन मार्टिन के ड्राइवर है ये। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के से पहले मृत्यु दर्ज की गई है? अब दोस्तों ये अभी वायरस चला है, कौन सा? H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस, इससे पहली मृत्यु दोस्तों कर्नाटक के अंदर हुई है। अब तक देश में 6 मृत्यु हो गई है, इसकी पहली मृत्यु कर्नाटक के अंदर हुई है। क्या है ये? इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। क्या वायरस है, कैसे पता चलता है, लक्षण क्या है, सारी चीजें बताता हूँ मैं। ये इस टाइप का वायरस है दोस्तों। ठीक है, इसका इन्फ्लुएंजा उप प्रकार के H3N2 जिसमें आमतौर पर हांगकांग फ्लू कहा जाता है इसे।
इसे H3N2 को दोस्तों आमतौर पर क्या कहा जाता है, हांगकांग फ्लू कहा जाता है। पूरे भारत में सांस की बीमारी के कारण अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। अभी ये दोस्तों ये वायरल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। H3N2 सभी गंभीर तीव्र श्वास संक्रमण और आउट पेशेंट इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के कम से कम 90% के लिए जिम्मेदार है। अन्य इन्फ्लुएंजा उप प्रकार की तुलना में अधिक अस्पतालों में भर्ती कराए गए। इसका है दोस्तों श्वास का कम आना, खांसी आना, बुखार आना, पूरा शरीर में दर्द होना, सर दर्द होना, इस टाइप के इसके लक्षण हैं, ठीक है। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस ये दोस्तों वायरल है, ये एक दूसरे से छींकने, खांसने या श्वास लेने से भी फैलता है, तो आपको भी विशेष करके ध्यान रखना है, ये बहुत वायरल चल रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने कहा कि योग महोत्सव 2023 का आयोजन करें। अब दोस्तों आयुष मंत्रालय ने कहा योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा। ये आयुष मंत्रालय दोस्तों इसका आयोजन करेगा नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इट विल बी राइट आंसर। नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं। ये दोस्तों इसकी थीम, ठीक है, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से 3 दिवसीय योग महोत्सव में भाग लेने के लिए आग्रह किया है, एक ट्वीट करके आग्रह किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 100 दिन की उल्टी गिनती मनाने के लिए दोस्तों ये कार्यक्रम किया गया है। आयुष मंत्रालय के एक ट्वीट ने शेयर करते हुए पीएम के ट्वीट को उन्होंने कहा, योग दिवस में अब 100 दिन बचे हैं और आप सभी से इसे उत्साह के साथ मनाने का आग्रह करता हूं, और यदि आपने योग को पहले से ही अपने जीवन में का हिस्सा नहीं बनाया है तो जल्द से जल्द इससे हिस्सा ऐसा करें, ठीक है। ये दिल्ली में बनाया जा रहा है, ठीक है। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।